हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है, उस बुक को पढ़ रहे हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन किलर बुक का जो सीरीज है, उसमें इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। खान सर का क्वेश्चन किलर बुक। इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? इटली में पुनर्जागरण इटली में पुनर्जागरण किस भाषा साहित्य में रुचि जागृत किया? किसमें? लैटिन एवं ग्रीक में। किसमें? लैटिन एवं ग्रीक में। इटली में पुनर्जागरण के दौरान ग्रीक और लैटिन भाषाओं में रुचि जागृत हुई। साथ ही इटली में बोली जाने वाली भाषा टस्कन में भी साहित्य रचा गया। पुनर्जागरण की शुरुआती इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी। इटली के महान कवि दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखी। पुनर्जागरण के दौरान पेट्रोक जैसे लेखक ने प्राचीन ग्रीस और रोम की ओर देखा और उसकी भाषा, मूल और बौद्धिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। क्वेश्चन दूसरा, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? आंसर होगा 14वीं से 16वीं शताब्दी। 14वीं से 16वीं शताब्दी। पुनर्जागरण काल को 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच उभरते हुए रूप में देखा जाता है। उभरते हुए रूप में क्या है देखा जाता है? जब यूरोप में विचारों, विज्ञान और कला के क्षेत्र में एक प्रकार की बहुलता और आधुनिकता का उदय हुआ था। पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का यह समय था, जब यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति हुई। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन थे? इसका आंसर होगा चित्रकार। पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार एवं उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे। माइकल एंजेलो का फ्लोरेंस गणराज्य में जन्म हुआ था। इन्हें पश्चिम कला के विकास एवं एक बहुत ही शानदार प्रभाव डाले। इन्हें प्रसिद्ध डेविड पिएटा और सिस्टा चौपाल की फ्रांसिस्को पेंटिंग बनाई थी। पुनर्जागरण काल अवधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला कहा गया है? पुनर्जागरण काल अवधि में क्या है? किस देश को यूरोप की पाठशाला कहा गया है? इसका आंसर होगा इटली को। पुनर्जागरण काल में यूरोप की पाठशाला इटली को कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में यूरोप को इटली पाठशाला इटली को कहा गया है। पुनर्जागरण को शुरुआत इटली से हुई थी। यहाँ पर कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन आदि की अभूतपूर्व प्रगति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रसंघ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्तक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए, क्षति की राशि अधिक थी और इन्हें असैनिक कर दिया गया। देखते हैं इसका व्याख्यान क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षर वर्साय की संधि ने जर्मनी के तबाह कर दिया, क्योंकि इसकी शर्तें जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। जर्मनी को रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने सेना भंग कर दी। युद्ध के कारण हुई तबाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 6 अरब पाउंड की अत्यधिक धनराशि जर्मनी पर थोपा गया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की। राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की? वुडरो विल्सन ने। किस संधि में
किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे? किस संधि में बोए गए थे? बर्सेल्स की संधि में। बर्सेल्स की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बरसाई की संधि में। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बरसाई की संधि या बर्सेल्स की संधि में बोए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। 10 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। जापान ने क्या है? आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? इसका आंसर होगा 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को हुई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में रखा गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? इसका आंसर होगा 22 वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप हुई। यह प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद, ये क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इस संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण और जापान द्वारा। एबिसिनिया पे क्या है? इतालवी आक्रमण और जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण दोनों घटनाएं राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत मानी जाती है। इस घटना में राष्ट्र संघ प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सका, जिससे उसकी शक्ति और विश्वसनीयता प्रश्न लगे। विश्वसनीयता पे क्या प्रश्न चिन्ह लगे। उस विश्व संस्थान का नाम बताइए। उस विश्व संस्थान का क्या नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1939 में भंग की गई थी। 1939 में क्या भंग की गई थी? इसका आंसर होगा लीग ऑफ नेशन। उस विश्व संस्था का नाम राष्ट्र संघ है। उस विश्व संस्था का नाम राष्ट्र संघ है जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में वास्तव में भंग हुई थी। 1946 में वास्तव में भंग हुई थी। हालांकि इसकी प्रभावशीलता 1939 के आसपास ही समाप्त हो गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी भूमिका लगभग समाप्त हो गई। उसकी भूमिका क्या लगभग समाप्त हो गई। 8वां पॉइंट क्या है? राष्ट्रवाद का उदय एवं जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रवाद का उदय क्या है? जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति अपनाई? इसका है शांति एवं निर्माण की नीति। क्या है? शांति एवं निर्माण की नीति। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति के बजाय शांति एवं निर्माता की नीति अपनाई। इस नीति के तहत फ्रांस को अलग अलग करने और रूस एवं ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना था। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण के वास्तुकार कौन था? जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता। रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता। ऑटो बॉन बिस्मार्क। क्या? ऑटो बॉन बिस्मार्क। ऑटो बॉन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार था। कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार था। वह रक्त और लौह की नीति पे विश्वास करता था। उन्हें अपनी कूटनीति और सूझबूझ से जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम के राज्याभिषेक के साथ जर्मनी के एकीकरण सफल हुआ। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया था? वर्साई में। कहाँ? वर्साई में। वर्साई के राजा विलियम प्रथम को वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। यह घोषणा
फ्रैंको पर्शिया युद्ध के दौरान ही कहा, फ्रैंको पर्शिया युद्ध के दौरान। 9वां पॉइंट है रोमन की सभ्यता। रोम की सभ्यता। भारत में रोम व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? रोम व्यापारियों के अरिकेमेंडू से। कहा? अरिकेमेंडू से। रोम बस्ती एक व्यापारिक केंद्र था। रोम बस्ती का एक व्यापारिक केंद्र था। भारत में पांडिचेरी के कोरामंडल के पास अरिकामेंडू स्थल की खुदाई से रोम बस्ती का पता चला है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक व्यापारिक केंद्र है। यह क्या था? व्यापारिक केंद्र था। एक मनके पर रोम के सम्राट ऑगस्टन का चित्र भी मिलता है। क्या है? ऑगस्टन का चित्र भी मिलता है। आई कम आई सा आई कंसर्न किसने कहा था? आई केम आई सा आई कंसर्न किसने कहा था? इसका आंसर है जूलियस सीजर ने। किसने? जूलियस सीजर ने। आई केम आई सा आई कंसर्न यह एक प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य के नेता जूलियन सीजर द्वारा कहे गए वाक्य हैं। भेनी वेदी वेशी आई कम आई सा आई कंसर्न का एक विकृत रूप है जो उन्हें बैटल ऑफ जेला के बाद कहा था। पलयूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। किसके बीच? रोम और कैथोज। पलयूनिक युद्ध रोम और कैथोज के बीच 264 ईस्वी पूर्व से 246 ईसा पूर्व तक लड़े गए 3 युद्ध थे। इन युद्धों में रोम के विजय हुई जिसमें कैथोज का समूल विनाश हुआ और रोम के भूमध्य सागर में अपनी प्रभुता स्थापित की। देखते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लेनिन को। रूस में आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। रूस में आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। 1921 में लेनिन द्वारा आर्थिक नीति एनईपी प्रस्तावित की गई थी जो रूसी गृह युद्ध के बाद मची आर्थिक तबाह के जवाब में थी। इस नीति के तहत एक मुक्त बाजार और पूंजीवाद राज के नियंत्रणाधीन होंगे जबकि सामाजिक राज उद्यम लाभ के आधार पर काम करेगा। लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। नई आर्थिक नीति मुक्ता नई कृषि नीति थी। नई आर्थिक नीति क्या थी? मुक्ता नई कृषि नीति थी। लेनिन द्वारा मांग की गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। लेनिन की अप्रैल थीसिस में निम्न मांगे थी। लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी उसमें क्या थी? निम्न मांगे थी। रूस तुरंत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकले, कृषक को भूमि का स्थानांतरण, औद्योगिक मजदूरों को कंपनियों का नियंत्रण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इन मांगों का उद्देश्य रूस में एक समाजवादी क्रांति लाना और लोगों के जीवन में सुधार लाना था। लेनिन की अप्रैल थीसिस ने बेल्शेविक को सत्ता हासिल करने पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित घटनाओं को के घटित वर्ष के कालानुक्रम सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प कौन सा है? इसका आंसर होगा बी। 1 3 4 2। पहले होगा 1, फिर ये होगा, फिर चौथा, फिर दूसरा। रूसी व्याख्या क्या है? रूसी क्रांति 1817 ईस्वी, अफगान पे सोवियत आक्रमण 1979 ईस्वी, बर्लिन की दीवार का पतन 1989 ईस्वी, सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी। रूस में बसंत क्रांति कब हुई थी? रूस में बसंत क्रांति 8 मार्च 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 8 मार्च 1917 को हुई थी। सन 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति विश्व की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह क्रांति 2 भागों में हुई थी। यह क्रांति कितने? 2 भागों में थे। 8 मार्च 1917 तथा अक्टूबर 1917 में हुई। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा था तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई। रूस में ड्यूमा क्या था? रूस में ड्यूमा क्या था? सांसद। रूस में सांसद का नाम ड्यूमा है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। अमेरिका में सांसद का नाम कांग्रेस, जापान में डायट, चीन में नेशनल पीपल कांग्रेस, अफगान में सोरा है। 1917 की क्रांति के दौरान बेल्शेविक का नारा क्या था?
बेल्शेविक का नारा क्या था? इसका नारा था शांति भूमि रोटी। क्या था? शांति भूमि रोटी। बेल्शेविक ने 1917 की क्रांति के दौरान बेल्शेविक ने 1917 की क्रांति के दौरान शांति भूमि रोटी का नारा दिया। यह नारा युद्ध की विभीषिका से शांति युद्ध की क्या विभीषिका से शांति, किसान के लिए भूमि का अधिकार और जनता के लिए भोजन की सुनिश्चितता का प्रतीक था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। रूस लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिक थे। लेनिन क्या थे? रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिक थे। व्लादिमीर लेनिन रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बेल्शेविक क्रांति के प्रेरक थे। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। नवंबर 1917 को बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवंबर 1917 को बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। बेल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता लेनिन थे। बेल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लेनिन थे। यह क्रांति नवंबर 1917 में हुई। क्रांति का महत्वपूर्ण कारण रूस के जार निकोल द्वितीय का स्वेच्छाचारी शासन था। रूस के क्या जार निकोल द्वितीय का स्वेच्छाचारी शासन था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना जाता है 1917 की क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे कहा जाता है क्या कहता है? सर्वहारा वर्ग का तानाशाही। सर्वहारा वर्ग का तानाशाही। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित की गई। इसका नेतृत्व बेल्शेविक पार्टी ने किया। इसका नेतृत्व किसने? बेल्शेविक पार्टी ने किया था जिसे क्या है लेनिन ने नेतृत्व किया था। इसे जारवादी सत्ता का अंत कर एक साम्यवादी शासन की नींव रखी। जारवादी सत्ता का अंत कर एक साम्यवादी शासन की नींव रखी। लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे? आंसर है सोवियत रूस। लेनिन कहाँ के थे? सोवियत रूस। लेनिन सोवियत संघ रूस का शासक था। लेनिन क्या है? सोवियत संघ रूस का शासक था। इसे प्रसिद्ध बेल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में मिली। क्या इसकी प्रसिद्धि क्या है? बेल्शेविक के लड़ाई नेता के रूप में मिली। यह सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। यह क्या है? सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार की घटना हुई थी। इस घटना में जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों पे गोलियां चलवाई। इस घटना ने रूसी क्रांति के शुरुआत की इस घटना में हजारों लोगों की मौत हुई थी। रूस के राजक्रांति के नेतृत्व किसने किया था? रूस के राजक्रांति के नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। रूस के राजक्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविक ने 1917 को रूस की राजधानी पेट्रोग्राद में बीटर पैलेस पर हमला किया। इस क्रांति के बाद लेनिन नेतृत्व के सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। निम्न में से भारत की रूसी क्रांति का को किसका प्रभाव कहता है? रूसी क्रांति का प्रभाव किसे कहता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में रूस क्रांति का प्रभाव कई घटनाओं पर देखा जा सकता है। 1920-21 में आर एस अवस्थी द्वारा रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्र टैगोर की रूस की यात्रा, 1920 के दशक में भारत में साम्यवादी दल का गठन। 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? इसका आंसर है रूस। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के मध्य हुई। युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या करना था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्रों ने भाग लिया। इस युद्ध के दौरान 1917 में रूस अलग हो गया। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? रूस में।
काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? किसके तहत? उपयुक्त में से एक सटीक। रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव था जिससे समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार हुआ। कई देशों में साम्यवादी सरकारें और दल बने, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में साम्यवादी पार्टी और द कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।